जन आंदोलन अत्याचार सहने की सीमा से तख्ता पलट तक। क्या आपने कभी सोचा है एक आम नागरिक कितनी देर तक अन्याय सह सकता है? कब तक वह महंगाई, करप्शन और दमन को सहन करता है? और किस पल पर वह गुस्से की ज्वाला बनकर सत्ताधारियों को उखाड़ फेंक देता है? 21वीं सदी में दुनिया ने कई बार इस सवाल का जवाब देखा है। नेपाल से लेकर टूनीसिया, इजिप्ट, सूडान और श्रीलंका तक जनता ने बार बार यह साबित किया कि जब सब्र टूटता है तो सत्ता के सबसे ऊंचे महल भी गिर जाते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट बताती है कि जब जनता लगातार ऑपरेशन सहती है तो वह मेंटल और सोशल लेवल पर टूटने लगती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिखा है, लोग हजारों की संख्या में ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए क्योंकि इनजस्टिस अनंत तक सहा नहीं जा सकता। यानी जब अत्याचार हद पार करता है तब साइलेंस टूट जाती है। अब आइए देखें 21वीं सदी के सबसे बड़े यूथ मूवमेंट्स। नेपाल 2024 से 2025 आंदोलन। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में स्टूडेंट्स और यूथ सड़कों पर उतर आए। इन्फ्लेशन, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने लोगों का सब्र तोड़ दिया। काठमांडू की गलियों से लेकर बड़े स्क्वेयर्स तक स्टूडेंट्स ने विशाल प्रोटेस्ट किए। युवाओं ने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की मांग उठाई। जनता की यह वॉइस इतनी प्रबल हुई कि गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंजेस करने पड़े। सत्ताधारी नेताओं के प्रति युवाओं का इतना प्रचंड गुस्सा था कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्रियों को सड़क में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। देश की खराब आर्थिक हालात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री के घरों को जला दिया गया। सत्ताधारी नेताओं को भागने की जगह नहीं मिली, जो जहां मिला वहीं घसीटते हुए मारा गया। संसद भवन तक को जला दिए। जब जब जनता की सहन शक्ति ओवर हुई फिर कोई भी शक्ति जनता को रोक नहीं सकती। मतलब अत्याचार की पराकाष्ठा ही अत्याचारियों का अंत होता है। नेपाल का मूवमेंट दिखाता है कि साउथ एशिया में डेमोक्रेसी तभी जीवित रहेगी जब यूथ सजग रहेंगे। दुनिया में अत्याचार की पराकाष्ठा ही अत्याचारियों का अंत साबित हुई है। अब हम दुनिया के अलग अलग देशों में हुई जन क्रांतियों पर एक नजर डालेंगे। टूनीसिया 2011 आंदोलन। एक फल बेचने वाले नौजवान मोहम्मद बूअजीजी ने करप्ट पुलिस से तंग आकर खुद को आग लगा लिया। उसकी डेथ ने अरब वर्ल्ड को हिला दिया। 23 साल से सत्ता में बैठे प्रेसिडेंट बेन अली को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसे जस्मीन रेवोल्यूशन कहा गया। इजिप्ट 2011 आंदोलन। कैरो का तहरीर स्क्वेयर। 18 दिन तक लाखों लोग वहीं डटे रहे। नारे गूंजे डाउन विथ मुबारक। आखिरकार 30 साल से सत्ता में जमे होस्नी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा। सूडान 2019 आंदोलन। पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लोग खड़े हुए। 30 साल तक शासन करने वाले ओमर अल बशीर को सत्ता छोड़नी पड़ी। लेकिन ट्रांजिशन आसान नहीं था। आर्मी और सिविलियन ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा। श्रीलंका 2022 आंदोलन। जब ये चारों सिचुएशंस एक साथ आ जाएं, तो जनता का पेशेंस टूटता है और पावर की नींद हिल जाती है। सोशल थ्योरीज कहते हैं, जब अलग अलग वर्गों की प्रॉब्लम्स एक कॉमन इशू में बदल जाती हैं, तो जनता इनविजिबल लेकिन अनस्टॉपेबल पावर बन जाती है। लेबनान 2019 आंदोलन। इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट और अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। हमने यही देखा, इंडिविजुअल पेन कलेक्टिव एनर्जी बन गया और पावर को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, ऐसे मूवमेंट के बाद क्या होता है? नेपाल 2024 से 2025 आंदोलन चेंज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन असली टेस्ट आने वाले ईयर्स में होगी। टूनीसिया 2011 आंदोलन, डेमोक्रेसी आया लेकिन इकोनॉमी संभल नहीं सकी। इजिप्ट 2011 आंदोलन, मुबारक तो गए
पर आर्मी ने फिर से कंट्रोल कर लिया। सूडान 2019 आंदोलन, डिक्टेटर गिरा पर ट्रांजिशन वायलेंट रहा। श्रीलंका 2022 आंदोलन, फैमिली पावर से हटा पर देश अब भी डेट में डूबा है। यानी मूवमेंट से पावर बदल सकती है, लेकिन असली चैलेंज है सिस्टम बदलना। 21वीं सदी का सबक साफ है, जनता चुपचाप सब सह सकती है, लेकिन एक सीमा के बाद वही जनता ओशन वेव बन जाती है। वह वेव पैलेसेस और थ्रोन्स को बहा ले जाती है। और याद रखिए, मास मूवमेंट्स की ताकत सिर्फ गवर्नमेंट बदलने में नहीं है, बल्कि पीपल की कॉन्शियसनेस को जगाने में है। क्योंकि जब जनता जागती है, तभी डेमोक्रेसी असली मायनों में जीवित रहती है। और यही हिस्ट्री है और शायद फ्यूचर भी।